हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर एज राइट एज रेन। मतलब कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और एकदम हेल्दी होंगे। और जैसे आप हैं वैसे ही आपकी तैयारी को बनाने के लिए, वैसे ही आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हर्ष, आपका प्यारा सा दोस्त, आपके साथ इस बार ईडियम्स और फ्रेजेस के फिफ्थ पार्ट में, कौन से पार्ट में? फिफ्थ पार्ट में। यानी कि हम 4 पार्ट्स पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और ये है फिफ्थ पार्ट। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए यूजफुल है? इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये काम आने वाला है आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को करते हैं स्टार्ट और अपनी तैयारी को करते हैं बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये जो पहला लिखा हुआ है, फर्स्ट इज टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ जी भैया, ये 8 टाइम्स एसएससी में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? 8 टाइम्स एसएससी में पूछा गया है। और बाद में जो डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 4 टाइम्स अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझते जाएंगे, बहुत अच्छे से समझते जाएंगे और बहुत इजी है ये, बहुत इजी। ईडियम्स और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है वो एक बार जरा जान लेते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस यानी कि ये वर्ड्स का ग्रुप होते हैं, ये वर्ड्स का एक ग्रुप होते हैं। लेकिन उस ग्रुप का वो मतलब ना हो के, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स का वो मतलब ना हो कि कोई और मतलब हो। जैसे कि मैं हिंदी का अगर एग्जांपल दूं आपको, कि मैं आपसे कह दूं कि 9 2 11 हो जाओ, तो 9 2 तो 11 ही होते हैं। लेकिन आप क्या इसको मैथ समझोगे, या फिर आप इंग्लिश में इसका जो छिपा हुआ मीनिंग होता है कि यहाँ से भाग जाओ, गायब हो जाओ, वो समझोगे? तो भले ही शब्द कुछ और हो, लेकिन उनका जो मीनिंग वो कुछ और निकलता है, तो उन्हीं को ईडियम्स और फ्रेजेस कहते हैं। समझे आप? तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस पहले वर्ड को समझते हैं, पहले फ्रेज को समझते हैं। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये जो टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी बात को 100% बिलीव के साथ ना सोचना, थोड़े से डाउट के साथ समझना सुनना। किसी बात को थोड़े से डाउट के साथ में मानना, सुनना या समझना। 100% उस बात पर बिलीव ना करना क्या कह जाता है? टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यानी कि जैसे कि अब आप आपकी जब किसी से नई नई दोस्ती होती है, तो जो आपके पुराने दोस्त होते हैं वो कहते हैं ना कि थोड़ा संभल के रही भाई, थोड़ा संभल के रहना, है ना? यानी कि कैसे रहना? टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि हल्का सा शक जरूर रखना अपने मन में, 100% भरोसा बिलीव मत करना। तो वही क्या कह जाता है? टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है द लाइन्स शेयर। द लाइन्स शेयर, हाँ जी भैया। तो इसका क्या मतलब होता है? जब शिकार किया जाता है, जब शिकार किया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा मेजर जो पोर्शन होता है वो किसका होता है? शेर का होता है। किसका होता है? शेर का होता है। यानी कि जो सरदार होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो लाइन शेयर, जैसे ये अपने वर्ड से ही अपने मीनिंग को एकदम क्लियर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि इसका मतलब होगा किसी भी चीज का बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट। किसी भी चीज का बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट वो क्या कहलाता है? लाइन शेयर कहलाता है। जैसे कि आपने एक केक मंगाया, ठीक है? और वो जो केक है उस पर सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? आपका, क्योंकि आपने मंगाया है। लेकिन मंगाया तो और सभी के लिए भी है, तो आप सबको थोड़ा 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 बांट दोगे। लेकिन जो लॉइन शेयर होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा, वो आप अपने पास रखोगे। तो लॉइन शेयर इसका मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बेहतरीन हिस्सा। वही क्या कहलाता है? लॉइंस शेयर। सो सिंपल। नेक्स्ट, टू फाइट टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगा देना। एड़ी चोटी का जोर लगा देना, हर संभव प्रयास करना, हर अथक अथक प्रयास करना, बेहतरीन तरीके से कोशिश करना, क्या कह जाता है? टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल। सो सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज टू हिट द सैक। टू हिट द सैक, इसका मतलब क्या होता है? सोने की तैयारी करना। गेट रेडी टू गेट स्लीप। सोने की तैयारी करना, बेड पर जाने से पहले आप तैयारी करते हो, चेंज वगैरह करते हो आप, तो उसको क्या बोलते हैं हम? टू हिट द सैक। कहाँ जा रहा है भाई? आई एम गोइंग टू हिट द सैक, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, उसको ऐसा बोलते हैं भैया। अंडर अ क्लाउड, ये जो अंडर अ क्लाउड होता है इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशन। अंडर सस्पिशन यानी कि शक के दायरे में, शक के दायरे में, इसका मतलब ये होता है सिंपल। जैसे कि आजकल जो मनीष है वो शक के दायरे में चल रहा है, तो मनीष इज अंडर अ क्लाउड। मनीष इज अंडर अ क्लाउड। सो सिंपल। हाँ जी भैया। एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होता है एकदम फिट और फाइन होना। बहुत सारे लोग जब उनसे पूछा जाता है हाउ आर यू, तो वो बोल देते हैं क्या? आई एम फाइन। क्या बोल देते हैं वो बोल देते हैं आई एम फाइन।
है ना भैया। तो इस फाइन की जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम एज फिट एज अ फिडल। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एक शॉर्ट्स है, यूट्यूब पर ही है वो आप देख सकते हैं। तो आई एम फाइन, इसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, एज फिट एज फिडल। और इसका आई एज फिट एज फिडल का मतलब होता है इन अ परफेक्टली हेल्दी स्टेट, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, एज फिट एज अ फिडल बोलते हैं। सो सिंपल। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, इसका मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू होना, दोनों हाथों में लड्डू होना, ठीक है ना। जैसे कि आप कहीं किसी शादी में जा नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती कोई आपको उस शादी में ले गया। तो फिर शादी में ले जाने के बाद एक तो मौज आ गई आपको, बेहतरीन दावत मिली आपको, और दूसरी तरफ जिस इंसान से को आप देखना चाह रहे थे, जिस इंसान से मिलने के लिए आप तरस रहे थे, वो इंसान भी आपको उसी दावत में, उसी शादी में, उसी पार्टी में मिल गया। तो आपको तो डबल फायदा हो गया, डबल एडवांटेज, डबल बेनिफिट। तो उस डबल फायदे को ही क्या बोला जाता है, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। क्या बोला जाता है, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। दावत मिल गई, और जिसको देखने की इच्छा थी वो भी दिख गया, दोनों हाथ में लड्डू, बेटा मन में लड्डू फूटा, हाँ, मन में लड्डू फूटा, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है भैया, उसी को कहा जाता है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, दोनों हाथ में लड्डू होना, डबल फायदा हो जाना। नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय हुक क्रुक, इसका मतलब होता है, इसका सीधा सीधा सा सिंपल सिंपल सा मतलब होता है, जैसे भी तरीके से, कैसे भी, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, बाय ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, कैसे भी कर लो, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उसको बोला जाता है बाय हुक और बाय क्रुक। इसके लिए हिंदी में एक मतलब होता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। तो जब ईमानदारी से काम ना हो तो बेईमानी भी कर देनी चाहिए, ऐसा इसका मतलब है, समझे आप। सो सिंपल। नाउ द कर्म्स 69 बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, और नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, ठीक है। जैसे कि मानो कोई कोई गाड़ी थी, वो आप थे, आप ऐसे थे, ऐसे देखो आप ऐसे थे, और वो जो गाड़ी थी वो ऐसा करके आई, शू, ऐसा करके चली गई, तो आप जरा जरा से बच गए, जरा जरा से बच गए, है ना भैया। तो अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना को कहते हैं भैया बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। सिंपल है ये। नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक तरीके से मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्रोवर्ब मान सकते हो आप, वैसे तो ये फ्रेज ही है, लेकिन आप फिर भी इसको एक प्रोवर्ब मान सकते हो। इसका मतलब होता है कि हर दुख का अंत होता है, हर नेगेटिविटी के बाद में पॉजिटिविटी आती है, हर रात के बाद, अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। एवरी क्लाउड, क्लाउड भी होता है कई बार, यहाँ पे क्या भी लिख देते हैं, कई बार यहाँ पे डार्क क्लाउड भी कर देते हैं। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि जब अंधेरा झटेगा, हटेगा, तब सिल्वर लाइनिंग, हर तरफ रोशनी होगी। अंधेरी रात के बाद, परेशानी के बाद, दुख के बाद खुशियां जरूर आएंगी। तो उसी को क्या कहते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। सो सिंपल। नेक्स्ट, ग्रीस द पाम। ये जो ग्रीस द पाम होता है, ये जो ग्रीस द पाम होता है, इसका मतलब होता है, जैसे ये है पाम, है ना, इंग्लिश में इस ये जो हथेली होती है इसको पाम बोलते हैं। अब इस पाम को करना है ग्रीस, क्यों करना है, क्योंकि मानो आपने कोई फाइल रख दी किसी ऑफिस में जाकर, ठीक है, तो अब वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, तो आप जब पाम को ग्रीस करेंगे, जब आप पाम को ग्रीस करेंगे, रिश्वत देंगे, तो वो फाइल आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को कहा जाता है ग्रीस द पाम। सो सिंपल। नेक्स्ट, हैंड इन ग्लव, इसका मतलब होता है किसी के साथ क्लोज रिलेशन में होना। इसके साथ क्या, इसका मतलब है किसी के साथ क्लोज रिलेशन में होना। जैसे कि हाथ है और इसमें ग्लव है, तो ये एकदम पास पास हो गया, यानी कोई क्लोज रिलेशन में है या नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन में हो गए। तो आप इससे समझो हैंड एंड ग्लव, यानी कि हाथ और ग्लव, ये तो दोनों बहुत पास होते हैं, बहुत बेहद करीब होते हैं ये दोनों तो एक दूसरे के। तो इसीलिए हैंड इन ग्लव या फिर हैंड एंड ग्लव, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, बहुत ही पास होना, क्लोज रिलेशन में होना, नजदीकी संबंध में होना। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है जोश में होना, उत्साह में होना, आज मैं खत्म कर दूंगा तुम्हें,
सॉरी, आज मैं खत्म कर दूंगा तुम्हारे इस पार्ट 5 को, और तुम्हें सिखा दूंगा 15 इडियम्स। और इससे पहले जाकर सीखोगे तो 4 पार्ट्स और हैं, और इससे पहले जाकर सीखोगे तो वन वर्ड्स के भी पार्ट्स हैं, ग्रामर भी है बहुत सारी। ठीक है, तो उत्साह में होना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इन हाई स्पिरिट्स। क्या बोलते हैं उसको? इन हाई स्पिरिट्स। सो सिंपल। नेक्स्ट, कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप एट आर्म्स लेंथ, जैसे कोई इंसान है, उसको थोड़ा सा दूरी पे रखना, उससे थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना, कि जिससे कि वो थोड़ा सा हमसे दूर रहे। जैसे कि कोई आ रहा हो जाए, उसको बेचारे को इग्नोर कर दिया। तो कीप एट आर्म्स लेंथ, सिंपल। स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है पूरी ताकत लगा देना, पूरी मेहनत कर देना, नस नस निचोड़ देना। ठीक है, खून की हर एक बूंद एक कर देना। स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि अपनी जान लगा देना, मेहनत लगा देना, मेहनत, खून, खून की एक एक बूंद लगा देना किसी प्रयास में, किसी लक्ष्य के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। पार्थ, पार्थ, अपनी तैयारी करो बेटे। स्ट्रेन एवरी नर्व, मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एवरी नर्व। सो सिंपल। तो इतनी आसानी से हमने अपने इस पार्ट 5 को फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे ही आप दी इंग्लिश अल्फा से इंग्लिश सीखते रहिए और हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।